अच्छी और सच्ची खबरों में आज सबसे पहले बात मौसम की। दिल्ली और एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बीते कुछ दिनों से मौसम खुशगवार बना हुआ है, लेकिन अब आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर सहित दक्षिण के कई राज्यों में तपिश लोगों को परेशान करेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होगी। यहां तक कि दिल्ली एनसीआर के इलाकों में अगले 2 दिन में अधिकतम पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। हालांकि आईएमडी के मुताबिक सप्ताह के अंत में शनिवार को हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, लेकिन इसके बाद फिर से गर्मी में तेजी से इजाफा होगा। मौसम विभाग की यह भविष्यवाणी देश के कई शहरों में सच साबित होने भी लगी है। देखिए जरा। आसमान से सूरज आग उगल रहा है और धरती पर लोग सूरज की तपिश से बेहाल हैं। यूपी के प्रयागराज से ये तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही हैं, क्योंकि संगम नगरी में पारा 43 डिग्री के पार जा चुका है और लोगों का गर्मी से हाल बेहाल है। कॉलेज और ट्यूशन सेंटर्स जाने वाले छात्र भी परेशान हैं और दफ्तर जाने वाले लोग भी। कोई इस गर्मी से बचने के लिए छाते, गमछे और दुपट्टे का सहारा ले रहा है, तो कोई गन्ने का जूस, शिकंजी और आम पन्ना पीकर खुद को गर्मी के प्रकोप से बचा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि सुबह से ही 8 बजे से सूर्य देवता निकल जाते हैं और इतना प्रचंड तेज धूप हो रही है कि जगह जगह मतलब हम लोगों को रुक के जो है पानी भी पीना पड़ता है, होल्ड भी करना पड़ता है और हाथ पैर में जलन भी प्रारंभ हो गई है। इतनी ज्यादा भीषण गर्मी होने के नाते गमछा लगा के ही चलना मजबूरी बन रहा है। सूरज बिल्कुल इस समय आग बिल्कुल विकराल रूप ले रही है। गर्मी के ये तेवर तब हैं जब अभी मई के महीने के सिर्फ 10 ही दिन गुजरे हैं और पारा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। गर्मी के चलते ये हाल देश के किसी एक शहर का नहीं है और न ही किसी एक राज्य का है, बल्कि अब गर्मी का सितम देश के ज्यादातर मैदानी राज्यों में देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला शहर की हैं, जहां पारा 42 डिग्री के पार जा चुका है, जिसके चलते लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। हालांकि जो लोग जरूरी काम की वजह से घरों से निकले, उन्होंने गर्मी से खुद को बचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सूरज की तपिश इतनी है कि टू व्हीलर वाले चेहरे को कपड़े से ढककर गाड़ी चलाने को मजबूर हैं, ताकि चेहरे को झुलसने से बचाया जा सके। मई के शुरुआती दिनों में मौसम में आए अचानक बदलाव के चलते देश के कई राज्यों में लोगों को गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन अब आने वाले दिनों में पारा 40 डिग्री के पार जाने वाला है, यानी कि गर्मी का सामना अब करना होगा। दिल्ली एनसीआर के शहरों में भी अनुमान सच साबित होता दिखाई दे रहा है। सिर के ऊपर धूप इतनी चटक है कि आंखें ठीक से खुलना मुश्किल है। दिल्ली एनसीआर में मस्त मौसम के दिन खत्म हुए और अब गर्मी और धूप लोगों को परेशान करती हुई दिखाई पड़ रही है। धूप बहुत तेज है, पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले हम वक्त की बात करें, आने वाले दिनों की बात करें तो मौसम विभाग का ये साफ कहना है कि आने वाले दिनों में ये धूप और तेज होगी, पारा और ज्यादा ऊपर पहुंच सकता है और कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के कई इलाकों में पारा 40 डिग्री तक भी जा सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में तापमान में तेजी से और इजाफा होगा और दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित दक्षिण के कई राज्यों में तपिश लोगों को परेशान करेगी। आने वाले 3 दिनों में टेम्परेचर्स में इंक्रीजिंग टेंडेंसी देखी जाएगी, तो ऑलमोस्ट टेम्परेचर पॉसिबिलिटी है 39-40 डिग्री तक एनसीआर, दिल्ली और एडजॉइनिंग एरिया में पहुंच जाएंगे। अगर आप राजस्थान की बात करें, राजस्थान में टेम्परेचर 42-43 डिग्री भी पहुंचने की उम्मीद है। अगर आप भारत की बाकी हिस्सों की बात करें, अभी जो मेन हीट वेव जोन है, जैसे लास्ट मंथ भी ईस्ट इंडिया था, अभी फिर ईस्ट इंडिया में हीट वेव डेवलप हो जाएगा। आज से हमने इसके लिए बिहार, वेस्ट बंगाल और इसके एडजॉइनिंग एरिया में हमने हीट वेव का वार्निंग दे रखा है। सूरज की इस बढ़ती तपिश को देखते हुए मौसम वैज्ञानिकों का सुझाव है कि लोग दोपहर के समय बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें, ताकि 40 डिग्री वाले टॉर्चर और लू के थपेड़ों से खुद को बचा सके। दिल्ली से मनीष चौरसिया और अनामिका गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। गर्मी का ये असर इंसानों पर ही नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों पर भी नजर आ रहा है और यही वजह है कि इन बेजुबानों को गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए कहीं जंगलों में पीने के पानी का इंतजाम किया गया है, तो कहीं चिड़ियाघरों में कूलर और वाटर स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं।
ऐसी एक तस्वीर चंडीगढ़ से सामने आई है, जहां पर सुखना झील के पास बने बर्ड पार्क में परिंदों को गर्मी से बचाने के लिए कई इंतजाम किए गए हैं, जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए, जो हमारा बर्ड्स यहाँ पे है वो एक्जोटिक बर्ड्स है, सारे बाहर के कंट्री के बर्ड्स है और उनका यहाँ पे कंफर्टेबल स्टे के लिए हम लोगों ने हर सीजन में कुछ कुछ कार्रवाई करते हैं, चाहे विंटर हो, बारिश हो या तो समर हो। समर के लिए अगर आप देखेंगे, वहाँ पे जाएंगे, विजिट करेंगे, हम लोगों ने थैच रूफ सेट्स बना रखा है और भरपूर पानी के अरेंजमेंट्स है ताकि उसके अंदर गर्मी ना हो। फॉगर लगाए हैं, मिस्टिंग किए हुए हैं और साथ साथ कुछ एक बर्ड्स बहुत सेंसिटिव है गर्मी के लिए, तो उनके लिए हम लोगों ने वाटर कूलर भी लगा रखा है वहाँ पे। तो अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे छोटे छोटे बर्ड्स है हमारे पास है कनूर, तो उनके लिए हम लोगों ने मड हाउस किए हैं। मड हाउस किए हैं, ऐसे नहीं कि वो कूलर के सामने नहीं बैठते हैं। तो मड हाउस होने से क्या है, वो आके मड के अंदर रहते हैं और मड के अंदर का टेम्परेचर अगर देखेंगे बाहर का टेम्परेचर से कम 7-8 डिग्री का फर्क रहता है। तो उसके अंदर आके वो शेल्टर लेते हैं, उसके अंदर इवन नेस्टिंग भी करते हैं। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंस हम लोगों ने उनको इतना सुंदर एनवायरनमेंट में रखा हुआ है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग वहाँ पे कंफर्टेबल भी रहे और साथ साथ उनका रिक्वायरमेंट भी जो है उसको हम फुलफिल करें। और अब बात करते हैं आस्था की राह में प्रकृति की तरफ से पेश आने वाली मुश्किलों की, जिनकी वजह से आस्था की डगर पर चल रहे श्रद्धालुओं की राह कभी कभी बेहद मुश्किल हो जाती है। और जब बात चारधाम यात्रा यानी कि बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ की यात्रा की हो, तो आस्था की ये राहें किसी भी लिहाज से आसान नहीं है। हर रास्ते परीक्षा सामने खड़ी है। हालांकि खराब मौसम के बावजूद तीर्थ यात्रियों की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। उनके हौसले और प्रशासनिक तैयारियों की मदद से आस्था के आगे प्रकृति भी नतमस्तक हो गई है। कड़ाके की सर्दी, बर्फबारी के बावजूद चारधाम यात्रा जारी है। किसी तरह की अनहोनी को टालने के लिए पैदल मार्ग लंचोली और केदारनाथ के बीच कई किलोमीटर तक मैट बिछा दी गई है, ताकि बिना किसी रुकावट के शिव भक्त अपने बाबा के दर्शन कर पाएं। बाबा केदार तक जाने वाली आस्था की इस डगर को आसान बनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। भोलेनाथ के दर्शन की चाह रखने वाले श्रद्धालुओं की इच्छा पूरी करने के लिए पैदल मार्ग लंचोली और केदारनाथ के बीच कई किलोमीटर तक मैट बिछा दिया गया है। चलते रहो बस, चलते रहो। भैया, चलते रहो। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ धाम में आए दिन बर्फबारी हो रही है। मौसम के इस बदलते मिजाज की वजह से पैदल मार्ग लंचोली से केदारनाथ तक ही पैदल यात्रा बेहद मुश्किल हो गई है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से हिमखंड जोन भैरव और कुबेर गदेरा में रास्ता फिसलन भरा हो गया है, जिसकी वजह से घोड़े, खच्चर और यात्रियों के फिसलने का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में किसी तरह का हादसा न हो जाए, इसके लिए करीब 4 किलोमीटर के रास्ते पर बर्फ के ऊपर मैट की व्यवस्था की गई है, ताकि आस्था की इस डगर पर चल रहे शिव भक्तों की राह आसान हो सके। आराम से, आराम से, आराम से चलते रहो, चलते रहो, मत चलते रहो। आ जाएगा, आ जाएगा। किसके पास में? हाँ, पूछा को दे देंगे। नहीं, पूछा है। पिछले हफ्ते केदारनाथ पैदल मार्ग पर ग्लेशियर टूटकर आ गया था, जिसकी वजह से भैरव और कुबेर गदेरे के बीच का रास्ता बंद हो गया था। ग्लेशियर टूटने की इस घटना से चारधाम यात्रा प्रभावित हुई। तब से युद्ध स्तर पर प्रशासन की तरफ से बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है। काफी हद तक ग्लेशियर की वजह से पैदल मार्ग पर आई बर्फ की सफाई कर दी गई है। यहाँ पर आवाजाही भी शुरू हो गई है, लेकिन लगातार बर्फबारी की वजह से रास्ते पर रह रहकर फिर भी बर्फ जमा हो जा रही है, जिसकी वजह से मार्ग की सतह भी कठोर हो गई है, जिससे फिसलन कई गुना बढ़ जाती है। साथ ही रात में गिर रहे पाले से भी पैदल यात्रा को पूरी करने में श्रद्धालुओं को काफी समस्या आ रही है। और यही वजह है कि केदारनाथ तक पैदल मार्ग पर मैट बिछाने के अलावा दूसरे उपाय भी किए जा रहे हैं। पिछले सप्ताह 2 बार कुबेर और भैरव ग्लेशियर पे जो ग्लेशियर आया था, उससे हमारी जो यात्रा उस पर व्यवधान भी हुआ था, परंतु काफी अधिक संख्या में मजदूर लोगों ने बहुत ही विकट परिस्थितियों में लगातार काम करके उस रास्ते को ठीक किया है। और हमारी जो फोर्सेज हैं, भले वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, डीडीआरएफ हो, पुलिस विभाग हो, उन्होंने प्रत्येक यात्री को एक को रास्ता पार कराने में दिन रात वहाँ पे खड़े रहकर काम किया है, जिसके लिए सराहनीय उन्होंने अपना कार्य किया है। और
पीडब्ल्यूडी के द्वारा अभी भी रास्ते को और बेहतर करने के लिए कार्य जारी है, और घोड़े की जो मूवमेंट था वो केदारनाथ तक सुचारू किया जा चुका है, जिससे कि माल आदि जो या व्यवसायियों का है या केदारनाथ पुनर्निर्माण का है उसका भी आवागमन शुरू हो चुका है। प्रशासन की तरफ से बाबा केदार की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से पैदल दूरी पूरी सावधानी के साथ करने की अपील की गई है। इसके अलावा पैदल मार्ग पर तैनात एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान बच्चों और बुजुर्गों का हाथ पकड़कर रास्ता पार करवाते नजर आ रहे हैं, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसकी चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। कहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले फायदों की चर्चा हो रही है, कहीं तो कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भविष्य में होने वाले खतरों से निपटने पर भी मंथन चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दखल हमारे और आपके जीवन पर काफी हो चुका है। रोजमर्रा की जिंदगी में एआई का इस्तेमाल हर कोई किसी न किसी रूप में कर ही रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती इस जरूरत को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में देश की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी खुली है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा छात्रों को दी जाएगी। ये चमचमाती हुई लैब और ये हाईटेक गैजेट्स, ये कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि ये आर्थिक राजधानी मुंबई में खुली देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी है, जहां छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा दी जाएगी, या कहें कि पढ़ाई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम लगातार पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी एक नॉर्मल व्यक्ति के इंसान का सबसे महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। मुंबई के करजत इलाके में अब एक यूनिवर्सिटी है जो देश की पहली यूनिवर्सिटी है जो एआई के माध्यम से आपको पढ़ाएगी और एआई में आपको अलग अलग कोर्स भी ऑफर करेगी। बीते कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दखल रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ा है, चाहे डिफेंस हो या मेडिकल साइंस या फिर मनोरंजन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हर जगह अपनी पैठ बनाई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इसी बढ़ती हुई जरूरत को देखते हुए इस यूनिवर्सिटी में छात्रों को एआई और फ्यूचर टेक्नोलॉजी से जुड़े स्पेशल कोर्स करवाए जाएंगे। साथ ही साथ लिबरल आर्ट्स, ग्लोबल अफेयर्स, डिप्लोमेसी, स्पोर्ट्स साइंस से जुड़े स्पेशल कोर्स भी डिजाइन किए गए हैं। जहां तक एआई की बात है तो ये यूनिवर्सिटी एआई में 2 कोर्स ऑफर कर रही है। एआई में स्पेसिफिकली 2 कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, बीएससी इन एआई एंड एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, एंड बीएससी इन बिजनेस एनालिटिक्स। तो ये 2 हैं। उसके साथ हमने बीकॉम भी में एआई कर रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स में भी एआई कर रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी में भी एआई कर रहे हैं, और बैचलर ऑफ बिजनेस में एआई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मुंबई के करजत में खुली ये यूनिवर्सिटी 1 अगस्त से शुरू हो जाएगी, जिसकी खास बात ये है कि यहाँ पर किताबों के साथ साथ यूनिवर्सिटी आधुनिक तकनीक की मदद से छात्रों की प्रैक्टिकल स्टडी पर ज्यादा जोर देगी और कोर्स का 50 से 80% हिस्सा प्रैक्टिकल लर्निंग ही होगा। हमने इसको इस तरीके का इम्प्लीमेंट किया है कि 50% से 80% प्रैक्टिकल लर्निंग होना चाहिए। जब वो एक्सपीरियंस, जिसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं, ताकि वो इस इमर्स करें अपने टेक्नोलॉजी में, खेले उसके साथ और सीखे, ना कि एक लेक्चर में खड़े रहे। जहां पे उनका सीखने का जो पुराना जमाना था कि टीचर होता था, सेज ऑन स्टेज, मतलब भगवान होता था, अब हम बोल रहे हैं वो फैसिलिटेटर है, आपका दोस्त है, आपको साथ लेके जाएगा ये जर्नी में। दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। हर देश इससे होने वाले फायदों और इससे होने वाले नुकसान को लेकर खुद को तैयार कर रहा है। ऐसे में भारत भी पीछे नहीं रहना चाहता। यही वजह है कि ये यूनिवर्सिटी उन छात्रों के लिए काफी मददगार साबित होगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। वर्ल्ड को अभी एआई केपेबल जॉब में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आने लग गए हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जो स्टूडेंट्स को जॉब रेडी डे 1 देता है।
because as per the requirement of the company, as per the requirement of the business world, we prepare our students. हमारे स्टूडेंट्स को हम लोग रेडी करते हैं, we call them job ready day one. तो जितना भी उनका टेक्नोलॉजी लगता है, जितना भी सॉफ्टवेयर लगता है, जितना भी मेंटरशिप लगता है उसके पीछे, वो हम लोग हमारे यूनिवर्सल या यूनिवर्सिटी में रेडी करके देते हैं. महाराष्ट्र सरकार के हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने AI यूनिवर्सिटी को इसी साल जनवरी में मंजूरी दी है, जो अब पूरी तरह से तैयार है और उम्मीद जताई जा रही है कि AI पर फोकस करने वाली ये यूनिवर्सिटी देश की आर्थिक तरक्की और विकास में अहम भूमिका निभाएगी. पिछले कुछ सालों में हमने ये सबसे बड़ा बदलाव देखा है कि किस तरीके से AI हर किसी की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाता है. ऐसे में जब एजुकेशन में AI को लाया जाएगा और उसके अलग अलग संदर्भों से अलग अलग चीजें सिखाई जाएंगी, तो एक स्टूडेंट जो है वो आसानी से अपनी जिंदगी में काम जल्दी पा सकेगा. साथ ही साथ AI की मदद से वो चीजें भी जल्द सीख पाएगा जिसको सीखने में थोड़ा सा समय लगता है. उससे स्टूडेंट्स को सिखाया जाएगा कि AI क्या होता है और किस तरीके से AI का उपयोग अलग अलग इंडस्ट्रीज में किया जाता है. कैमरामैन मंदार के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे. इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज है. बीते कुछ महीनों इस पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? तो हम आपके सवालों का आसान शब्दों में जवाब देंगे, आपको समझाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है. दरअसल एक समय था कि केवल इंसान ही इंटेलिजेंट होने की परिभाषा में बिल्कुल फिट बैठता था, लेकिन अब केवल इंसान ही नहीं, मशीन भी इंटेलिजेंस कहलाती है, जिसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टर्म सामने आए हैं. अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाना चाहूं तो इंसान के काम को आसान बनाने के लिए मशीन को इंटेलिजेंट बना दिया गया है. यानी जब कोई मशीन किसी इंसानी काम को इंसानों की ही तरह सोच समझकर करने लगे तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन जनरेटेड इंटेलिजेंस होती है, जो कि डेटा ड्राइव होती है. बहुत सारा डेटा जो अलग अलग तरीके का हो, यदि उस मशीन को फीड किया जाए तो उसके जो न्यूरल नेटवर्क हैं एक तरह से ट्रेन हो जाते हैं और ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि ह्यूमन ब्रेन काम करता है. और ये जो इंटेलिजेंस है ये लोगों को फिर पहचान सकती है, डिसीजन दे सकती है, एनालिसिस कर सकती है, किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो बता सकती है. और चलिए अब हम आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक शानदार उदाहरण दिखाते हैं. कई सेक्टर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम को आसान बनाने में मदद ली जा रही है, जिसका एक उदाहरण मीडिया इंडस्ट्री है. हमारे सहयोगी चैनल में भी एक AI एंकर बुलेटिन कर रही हैं और सीधे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं. उनके पास हम चलेंगे और जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और ये काम कैसे करती है. तो सना हमारे साथ है. नवजोत, मैं आपको बताना चाहती हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में कंप्यूटर की मदद से इंटेलिजेंट मशीनें बनाने का विज्ञान है. इसमें इंसानों के व्यवहार को बारीकी से परखकर उसे कंप्यूटर प्रोग्राम में ढालने की कोशिश की जाती है. यानी काम तो मशीनें करती हैं, लेकिन ये काम काफी हद तक इंसानों जैसा ही होता है. मिसाल के तौर पर आपने मुझसे ये सवाल पूछा तो इसका जवाब मेरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंप्यूटर ने पहले से मौजूद डेटा के आधार पर तैयार कर लिया. इसके बाद दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से उस जवाब को भाषा और आवाज में तब्दील कर दिया गया. खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है. नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ. आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे.